हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये पॉलिटिकल क्लास है और आज हम संविधान सभा का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे संविधान सभा कैसे बनी, इसमें कौन लोग थे, इसके पीछे के कारण कैसे रहे, इसका इतिहास क्या रहा संविधान सभा बनने का। ठीक है, ये भी संविधान के ऐतिहासिक आधार का ही हिस्सा है। वैसे तो हमने संविधान का ऐतिहासिक आधार को समाप्त कर लिया है, वो चैप्टर पूरा हो गया है, लेकिन ये संविधान सभा भी लगभग उसी का ही हिस्सा होती है, क्योंकि वो उसी से जुड़ा हुआ कोरिलेटिव है, उसे लिंकेज आता है इसमें। तो देखिए, ये आपकी संविधान सभा की पहली बैठक का दिन है, जिस दिन नेहरू जी अपना प्रस्ताव भाषण पढ़ते हैं। और ये संविधान सभा के वे लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से और अलग अलग क्षेत्रों से, या जो ब्रिटिश प्रांत है वहाँ से चुनकर आए थे। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए एक बार। इससे एक ओवरव्यू बनता है कि हमारी संविधान सभा किस तरीके से गठित होती है और उसने कैसे काम किया था। ठीक है, तो इसे देख के आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा, तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे, संविधान सभा के गठन के बारे में, कि इसका गठन कैसे होता है। देखो, जैसे स्वतंत्रता की मांग चल रही थी राष्ट्रीय आंदोलन में, उसी प्रकार से संविधान बनाने की भी प्रक्रिया धीरे धीरे उससे जुड़ी हुई है। कैसे कहते हैं, कैसे मानते हैं इस बात को, जैसे ब्रिटेन का संविधान था और उनकी संसद अपने तरीके से काम कर रही थी, तो भारतीय भी चाहते थे कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो और लोकतंत्र, भारत के लोग लोकतंत्र में जिएं। और हमारी भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, हम भी संविधान लिखें और हमारे लोग भी एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करें। तो जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, तभी से ही, यानी कि 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही संविधान बनाने की मांग उठने लगी थी। ये बात सबसे पहले गांधी जी ने उठाई और 1922 में उन्होंने इस बात की मांग करी कि भारतीयों के द्वारा एक संविधान लिखा जाना चाहिए जो भारतीयों के लिए काम करे। ठीक है, अर्थात इसमें क्या बात है, देखो, संविधान सभा के गठन का प्रयत्न सबसे पहले कब, राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में शुरू होता है। तो उसमें सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय द्वारा संविधान सभा के गठन के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि भारतीयों की एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए जो अपने लिए संविधान लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान बनाने की बात की गई। मैंने आपको बताया था कि 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू, जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। इसमें 8 सदस्य थे। तो इन 8 सदस्य में इन्होंने क्या, एक नेहरू रिपोर्ट जारी करी और उन्होंने इस बात की घोषणा करी कि हमारा भी एक संविधान हो और इसे पूर्ण रूप मानिए आप, ये संविधान का एक पूर्ण रूप की तरह काम करता है। तो सबसे पहले एक व्यवस्थित ढंग से जो हमें बताया कि संविधान कैसा होगा, इसमें बताया आपको, मैंने आपको पढ़ाया था कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, मौलिक अधिकारों के लिए प्रावधान किए गए, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की इसमें बात कही गई थी। ठीक है, भारत एक संघ बनेगा सभी देशी रियासतों को मिलाकर। तो ये हमारे संविधान का एक तरीके से पूर्व रूप के रूप में काम करता है। ठीक है, फिर 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा, एम.एन. राय ने रखा। इन्होंने लिखा था ये लिखा था कि भारत की संविधान सभा होनी चाहिए, उसका गठन होना चाहिए और उसके गठन के आधार पर वे अपना संविधान लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक, अब ये कहाँ तक आ गए, 1934 तक। अब देखिए उसके बाद 1934 के बाद क्या होता है, 1935 का अधिनियम आता है। तो 1935 का अधिनियम में, तो सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 में, सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में निर्वाचित लोकतांत्रिक, कैसी निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकारों के गठन का प्रावधान किया गया। 1935 में ये विचार आया या ये प्रस्ताव आया कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होंगी, जो राज्यों में सरकारें होंगी, वो चुनाव से आएंगी, अर्थात उनमें क्या होगा, लोकतांत्रिक सरकार के गठन का प्रावधान किया गया। किसमें, निर्वाचित लोकतांत्रिक। कैसी होनी चाहिए, निर्वाचित लोकतांत्रिक। लेकिन विधि निर्माण का जो अधिकार है वो किसके पास रहता है, वो ब्रिटेन के पास ही बना रहेगा।
आपको चुनी हुई सरकार दे दी जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1938 में कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार को लागू किया जाए और एक संविधान सभा का गठन किया जाए, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। और ये बात 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मान ली गई। देखिए, जब नेहरू जी ने ये बात उठाई तो जब अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, तो अंग्रेजों ने इस बात को मान लिया था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन सही तरीके से संवैधानिक रूप से कब माना इन्होंने, आपके क्रिप्स प्रस्ताव में। तो देखिए, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन में पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। ये बात कब स्वीकार की गई, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में, और व्यवस्थित रूप से कब मानी ये बात, 1942 में आपके क्रिप्स प्रस्ताव में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है इसके बाद, और आपको सबको पता है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन का प्रारूप निर्मित किया गया, और संविधान सभा के लिए कितने लोग, 389 सदस्य लिए गए। कितने लोगों के लेने की बात की गई, 389, यानी कि 389, जिनमें 296 सदस्य कहाँ से होंगे, राज्यों से। और ये राज्य कैसे होंगे, ब्रिटिश राज्य। 296 सदस्य कहाँ से होंगे, ब्रिटिश राज्यों से होंगे। अब ब्रिटिश राज्य का मतलब है कुछ तो ऐसे हैं जहाँ गवर्नर होते हैं, जहाँ गवर्नर थे, और कुछ ऐसे हैं जहाँ कमिश्नरियाँ थी। तो 4 कमिश्नरी थी, 4 क्या थी, कमिश्नरी। तो 4 कमिश्नरी थी, और दूसरे स्टेटों से, तो 11 स्टेट थे, लगभग 11 स्टेट थे और 4 कमिश्नरियाँ थी। तो यहाँ से सीधा नियंत्रण, जिन पे ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था। तो इनका नियंत्रण किस पे था, ब्रिटिश सरकार पे, ब्रिटिश सरकार पे इनका सीधा नियंत्रण था। तो देखिए, 93 सदस्य कहाँ से ले जाने थे, देसी रियासतों से। तो इससे अलग जो देसी रियासत थी, वहाँ से भारत में, पूरे भारत में लगभग 600 देसी रियासतें थी। तो उनमें से कितने सदस्य लेने थे, 93, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई। और ये बात तय की गई कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति या एक चुनाव किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, सही तरीके से यहाँ समझते हैं इसको हम। जो आपका कैबिनेट प्रस्ताव आया, उस कैबिनेट प्रस्ताव में जो गठन किया गया संविधान सभा का, उसमें ये यहाँ समझिए। देखो, आपकी संविधान सभा बनेगी, कितने लोग होंगे, 389, 389 लोग लिए जाएंगे। 389 में से ब्रिटिश प्रोविंस, तो ब्रिटिश प्रोविंस में 4 ब्रिटिश कमिश्नरी हैं और 11 प्रोविंस हैं। तो 296 में से 292 प्रोविंस यानी कि स्टेट से लिए जाने हैं, राज्य से लिए जाने हैं, और 4 कहाँ से लिए जाने हैं, कमिश्नरी से लिए जाने हैं। यहाँ कमिश्नर यानी कि एक कमिश्नर बैठता है, और यहाँ गवर्नर होता है। यहाँ कौन होता है, गवर्नर, और यहाँ कमिश्नरी है। और ये प्रिंसली स्टेट किसे कहते हैं, देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत। तो देसी रियासतों से कितने लोग आने हैं, 92। इनका क्या होना है, नॉमिनेशन होना है इनका, अर्थात ये मनोनीत होने हैं, मनोनीत। इनका चुनाव नहीं होगा, इनका चुनाव नहीं होना, बल्कि इनका क्या होना है, इनका मनोनय होना है। अर्थात वे अपनी तरफ से भेजेंगे और संविधान सभा में इन्हें बैठाया जाएगा। चुनाव किनका होना है, देखो इनका चुनाव होना है, लेकिन ये चुनाव भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। इनका जो चुनाव है वो कैसा चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव। भले ही जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही गई हो कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, लेकिन वो बात मानी नहीं गई। तो ये अवयस्क यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर इनका गठन किया गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो आपके ये ब्रिटिश स्टेट से आए हैं अप्रत्यक्ष चुनाव से, 213 सीटें आई सामान्य। इसमें 213 सीटें किसकी आई हैं, 213 सीट
213 सीट सामान्य है, 79 मुस्लिमों की है, 79 मुस्लिम है, और आपके 4 सीट सिखों की है, यानी कि 4 सीट पर सिख आए हैं। ठीक है, तो 4 सिख हैं, 79 मुस्लिम हैं और 213 सामान्य है, यानी कि अदर, इन दोनों को छोड़कर। ठीक है, इनमें से 208 कांग्रेस ने जीती हैं और 73 मुस्लिम लीग ने। 208 किसने जीती? कांग्रेस ने, और 73 मुस्लिम लीग ने जीती थी, और जो 15 बची वो 15 अन्य थी, यानी कि कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी? 213 सीटें। अब देखिए, संविधान सभा जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें जो चुनाव हुए थे उसमें दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लीग ने भी और आपका कांग्रेस ने भी। लेकिन संविधान सभा से लीग ने अपने आप को अलग कर लिया। कुछ समय के लिए अंतरिम सरकार में लीग शामिल हुई थी, लेकिन फिर वो बाद में हट गए और पूरी तरीके से पाकिस्तान पर उनका पूरा ध्यान चला गया और उनका अभी संविधान सभा से कोई मतलब नहीं था। तो जो संविधान सभा बनी, जब बैठी, तो उसमें 389 सदस्य नहीं थे। अब देखेंगे हम कैसे घटते हैं सदस्य। क्यों? क्योंकि जो लीग के लोग थे वो वहाँ से बाहर चले गए, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो मुस्लिम लीग के कितने लोग थे? 73 लोगों ने सभा में बैठने से इनकार कर दिया। तो उसमें से 73 घटा लेंगे तो जो बचेगा वो, अभी देखते हैं इसको, देखो कैसे। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, और आंशिक रूप से नामांकित, नामांकित का मतलब मनोनीत, जो मैंने आपको नॉमिनेशन बताया 93 सदस्यों का। ठीक है, इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार, एक सीमित यानी कि लिमिटेड इलेक्शन के माध्यम से एक सीमित मताधिकार पर किया गया था। अर्थात सभी को वोट डालने की आज़ादी नहीं थी, कुछ ही लोगों को उसमें वोटिंग राइट्स दिए गए थे और उन्हीं के आधार पर उसे चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मैंने अभी बताया था कि मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया था? बहिष्कार किया था। और पाकिस्तान की मांग, इसलिए बैठक में केवल कितने सदस्य रह गए? 211 सदस्य। ठीक है, तो 73 कहाँ चले गए थे? मुस्लिम लीग की तरफ। तो केवल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया इसमें? 211 सदस्यों ने। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों के अलग हो जाने से 389 सदस्यों के बजाय कितने लोग शामिल हुए? 299 सदस्य तक इसकी संख्या आ गिरी थी, यानी कि 299 सदस्य रह गए। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 थी, जियो कितनी रह गई? केवल 229। और रियासतों की 93 से कितनी रह गई? 70। अर्थात जो रियासतों से 93 लोग आने थे वो कितने रह गए? केवल 70। 93 से कितने रह गए? 70। और जो आपके 296 कहाँ से आने थे? 296 आपके जो प्रांत हैं वहाँ से आने थे, और उसमें कितने रह गए? केवल 229, यानी कि 229 लोग। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने से कुछ चीज़ें हट गई और कुछ लोग कम हो गए, जिससे संविधान सभा की संख्या नीचे आ गई थी। अर्थात कुल कितनी रह गई? 299, 299। ठीक है, अब इसको देखिए आगे। ये कुछ फैक्ट हैं इसके संविधान सभा के जो आपको याद रखने चाहिए। हालांकि एग्जाम में कम ही संभावना होती है इनकी पूछे जाने की, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर है, ध्यान रखना। राष्ट्रगान कौन सा है? जो हम गाते हैं जन गण मन। और राष्ट्रगीत कौन सा है? सुजलाम सुफलाम मलिर शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, और ये क्या है? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, संविधान को पूरा बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह और 18 दिन। संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और इस पर 144 दिनों तक विचार किया गया, अर्थात चर्चा चलती रही। भारतीय जो विधि वेदता थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, उनका अध्ययन किया
और 144 दिनों तक देखिए डिस्कशन चलता रहा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने कॉपी पेस्ट किया है। डिस्कशन का मतलब 144 दिन डिस्कशन का मतलब क्या, लगभग 4-5 महीने डिस्कशन चलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक पूरी पूरी रात डिस्कशन चलता था, और वे लोग बिल्कुल भी आलसी नहीं थे, पूरी पूरी रात बैठ के कई कई दिन तक डिस्कशन करते रहते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक नया देश बनाना था, एक नए राष्ट्र का निर्माण करना था, ठीक है। आगे देखिए, और कुछ फैक्ट हैं थोड़े से। संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपए का खर्चा आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ठीक है, ये याद रखने की बात है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए जो आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतिम संसद के रूप में काम किया। अर्थात जब तक नई संसद नहीं बन गई, नए चुनाव होकर, इसी सभा ने संसद के रूप में काम करती रही और राष्ट्र को चलाती रही, ठीक है। अब इसकी कुछ समितियां हैं, लगभग देखो जो 8 समितियां वो मेन समिति हैं और दूसरी अन्य समिति है। 8 समिति प्रमुख समितियां हैं। 8 समिति कैसी हैं? प्रमुख है, या उन्हें बड़ी कह सकते हैं, बड़ी है, ठीक है। और इसके अलावा 15-16 समिति कैसी हैं? छोटी समितियां हैं, या उप समिति कह सकते हो आप इन्हें, उप समिति, क्या कह सकते हैं? उप समिति, ठीक। तो संविधान सभा की समितियां देखो, संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, ये आपको पता ही है, डॉक्टर अंबेडकर जी। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श समिति कौन है? सरदार पटेल जी। और इस समिति की 2 उप समितियां हैं, कौन सी की? मौलिक अधिकारों की। एक मौलिक अधिकार उप समिति है जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी है, और अल्पसंख्यक उप समिति है जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी हैं। HC मुखर्जी मतलब हृदय चंद्र मुखर्जी, ठीक है। तो ये हैं इनके। अब देखिए, ये देख लिया आपने, आगे चलिए, इसके फैक्ट के रूप में इतना जान लिया है, अब आगे आते हैं। अब प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, यानी कि जो राज्यों से समझौता करने वाली थी। राज्यों के लिए का मतलब है जो राज्यों से समझौता करती। कैसे समझौता? कि भारत में शामिल होइए, संघ में शामिल होइए, आपका संविधान यानी कि हमारे साथ संविधान बनाने में हेल्प करिए, इस तरीके की जो समझौता करने वाली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आवास समिति पट्टाभी सीतारामैया। आवास समिति पट्टाभी सीतारामैया। पूर्वोत्तर समिति और अनुसूचित जनजाति समिति, पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित जो मामलों को देख रही थी वो समिति। तो वो कौन है? गोपीनाथ बारदलोई। ये असम के पिता कहे जाते हैं, असम के पिता। गोपीनाथ बारदलोई को क्या कहा जाता है? असम के पिता कहा जाता है, ठीक है। और आगे देखिए, इससे संबंधित जो चीजें हैं, संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस सभा के वरिष्ठतम सदस्य, देखिए सभा का एक ऐसा नियम और परिपाटी होती है कि सभा में जो लोग वरिष्ठ होते हैं उनमें से जो सबसे वरिष्ठतम होता है उस व्यक्ति को अध्यक्षता सौंपी जाती है। उसके बाद फिर किसी एक व्यक्ति को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है, या अगर वही व्यक्ति अध्यक्षता को आगे बढ़ाने के लिए फिट है तो वो आगे बढ़ा सकता है। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, उनकी जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। तो वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से इनको अध्यक्ष बनाया गया, और अध्यक्ष बनाकर इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर को, देखो 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, लेकिन 11 दिसंबर को 2 दिन बाद ही 1946 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का कैसा अध्यक्ष बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष।
जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और वे हेल्दी भी नहीं थे, इतने थोड़ा बीमार रहते थे, तो इसलिए 2 दिन के बाद उन्हें हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। एच.सी. मुखर्जी जो है, हृदय चंद्र मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम क्या है? हृदय चंद्र मुखर्जी। तो हृदय चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और संवैधानिक सलाहकार के रूप में किन को चुना गया? बी.एन. राव को। किन को चुना गया? संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ठीक है। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे बी.एन. राव जी, और बहुत अच्छे विधि वेत्ता थे, और कई देशों के संविधान का इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव था, इसलिए इनको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। आगे देखो, संविधान निर्माण की शुरुआत जो है वो 13 दिसंबर को होती है। कब? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है और संविधान की रूपरेखा रखी जाती है। देखिए, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, पहला अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 11 दिसंबर को दूसरा अध्यक्ष चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 सितंबर को, यानी कि 2 दिन के बाद में, कब? 13 दिसंबर को 2 दिन के बाद में फिर उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और संविधान सभा की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। इसमें यही बात लिखी गई है कि संविधान निर्माण की शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुई। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा थी। भावी संविधान का मतलब है जो अब संविधान आने वाला है अगले 2 वर्षों में, वो उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। अब देखिए आगे, ये कुछ वुमेन लीडर हैं। ये कौन है? वुमेन लीडर हैं कुछ, जो संविधान सभा में शामिल हुई थी। देखिए, इन्हें कोई नहीं पढ़ाता, ना कोई इनके नाम बताता है, इन्हें कोई नहीं पढ़ाता, ना इनके कोई नाम बताता है संविधान सभा में, लेकिन मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मूड का कुछ नहीं पता एग्जामिनर का। देखिए, एग्जाम में चीज़ें जब ज़्यादा पूछी जाती हैं जब कोई चीज़ चर्चा में रहती है। अगर मान लिया इनमें से कोई चीज़, इन महिलाओं में से जो मेंबर थी संविधान सभा की, इनसे जुड़ी कोई चीज़ अगर चर्चा में हो जाती तो 100% वो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। लेकिन अभी चर्चा में नहीं है कोई भी चीज़, लेकिन फिर भी हम इनका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, वुमेन लीडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि वे महिलाएं जो भारत की संविधान सभा में लीडर चुनी गई थी, यानी कि जो अलग अलग राज्यों से आई थी। ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन, ठीक, दूसरा, पहला अम्मू स्वामीनाथन है, दूसरा है दख्यानी वेलयुधन, तीसरा है बेगम एजाज रसूल, तीसरा और आपका चौथा है दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख। हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी। ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, ये विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं, और एनी मैसेकर। ठीक है। तो ये कितनी, लगभग 15 है ये। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 महिलाएं हैं। ठीक है। देखो, कहीं कहीं आपको 12 भी लिखा मिलता है कि 12 महिलाएं थी, वो कुछ यानी कि जैसे शामिल हुई उसके बाद में फिर वो बाद में हट गई थी, लेकिन शामिल कितनी हुई थी? 15 महिलाएं। ठीक है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक, ये स्लाइड पूरी होती है। संविधान सभा के बारे में इतना ही फैक्ट है, और कोई थोड़ा मोटा कोई फैक्ट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, हम उसे करा देंगे। वैसे कुछ बचा नहीं है संविधान सभा से संबंधित। ठीक है। और जो आपका इसके बाद नई क्लास लेकर आऊँगा आपको, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम जो आपकी अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उसमें अध्यक्ष कौन थे, और उसमें जो मंत्री पद किन किन को कौन कौन से प्राप्त थे। इस तरीके से हम अगला फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से क्लास करने के लिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए क्लास को, सभी लोग फ़ायदा उठाएं। एग्ज़ाम आ रहे हैं 2024 में, 3-4 महीने एग्ज़ाम के हैं, तो अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।